हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। एंड आज हम बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, दैट इज़ HIV एड्स। एंड उसके बहुत सारे जो हमारे ग्लोबल प्रोग्राम्स हैं, इंडिया में जो प्रोग्राम्स लॉन्च हुए हैं टू प्रिवेंट टू एलिमिनेट द एड्स, वो सारे पढ़ेंगे। दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। लाइक एक MCQ तो इससे बनता ही बनता है ना। आपने CRE के एग्जाम में तो देखा ही था कितने सारे MCQ डायरेक्टली HIV टॉपिक से आया था। सो लेट्स स्टार्ट विद द HIV। सो HIV की अगर हम बात करें, जो एजेंट है दैट इज़ RNA वायरस है, सिंगल स्टैंडर्ड RNA वायरस है। एंड जो HIV होता है ना, वो दो तरीके का होता है। एक होता है हमारा HIV-1 और एक होता है HIV-2। सो HIV अगर आपसे पूछे कि HIV-1 एंड HIV-2 दोनों में से कॉमन कौन सा है, सो HIV-1 इज मोर कॉमन। ये आ रखा है एग्जाम में, ठीक है। सो HIV-1 इज मोर कॉमन देन HIV-2। सो HIV जो वायरस होता है ना, दैट इज़ वेरी वेरी सेंसिटिव। अल्कोहल से, डिटर्जेंट से बहुत सेंसिटिव होते हैं, बट रेजिस्टेंट टू रेडिएशन। इसीलिए लाइक आपने स्पिल मैनेजमेंट वगैरह प्रोटोकॉल्स में पढ़ा होगा कि कैसे मैनेज करते हैं, लाइक पोलर सॉल्यूशन वगैरह, क्योंकि वो अल्कोहल एंड डिटर्जेंट से बहुत ज़्यादा सेंसिटिव होते हैं, ठीक है। सो कमिंग टू रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन, दैट इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। सो रूट ऑफ ट्रांसमिशन में यू ऑलरेडी नो कि क्या क्या रूट्स होते हैं, बट मेन चीज़ आपको क्या याद रखना है कि मोस्ट कॉमन रूट कौन से होते हैं एंड सबसे ज़्यादा रिस्क किस में सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है। सो रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन की बात करें तो सेक्सुअल ट्रांसमिशन होते हैं, है ना। एंड मोस्ट कॉमन अगर पूछा कि आपके कि मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्रांसमिशन, दैट इज सेक्सुअल ट्रांसमिशन, दैट इज 87 to 90% चांसेस होता है, ठीक है। एंड अगर जो इसका रिस्क जो होता है, एक होता है कि मोस्ट कॉमन ट्रांसमिशन, एंड जो रिस्क होता है कि इसकी वजह से कितना चांसेस है कि लाइक HIV होगा ही होगा। सो जो रिस्क है ना, रिस्क बहुत कम है, दैट इज 0.01 to 1% होता है, ठीक है। रिस्क कम है, बट जो मोस्ट कॉमन कॉज ऑफ ट्रांसमिशन है दैट इज सेक्सुअल ट्रांसमिशन। उसके अलावा ब्लड ट्रांसफ्यूजन है। ब्लड ट्रांसफ्यूजन जो है वो लाइक लेस देन 1% ऑफ टोटल केसेज है। जो रिस्क ऑफ जो ट्रांसमिशन है ना, दैट इज रिस्क इसमें सबसे ज़्यादा है, लाइक मोर देन 90%। अगर किसी को किसी भी HIV इन्फेक्टेड ब्लड अगर किसी को ट्रांसफ्यूज हुआ है तो उसके लाइक मोर देन 90% चांसेस है कि उसको HIV होगा। बट जो ट्रांसमिशन का जो रूट है ना, वो सबसे लीस्ट कॉमन है। उसके अलावा शेयरिंग नीडल्स एंड सिरिंजेस, जो हमारे IV ड्रग अब्यूजर्स वगैरह होते हैं, उनमें उसमें जो कॉज ऑफ ट्रांसमिशन होता है लाइक अप्रॉक्स 1% बर्डन है, बट जो चांसेस होता है, जो रिस्क है कि इसकी वजह से कितना ट्रांसफर होगा, डेट इज़ 5 to 10% है, ठीक है। मदर टू चाइल्ड में 5% रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन है, बट जो रिस्क है कि कितना चांसेस है होने का, डेट इज़ 25 to 30% है। जो निडल प्रिक होता है, जो निडल स्टिक इंजरी होती है, वो भी लाइक लेस देन 1% होता है कॉजेज ऑफ ट्रांसमिशन, बट जो रिस्क है दैट इज 0.3%, दैट इज ऑल्सो वेरी लिस्ट। ये वाला क्वेश्चन आ रखा है कि निडल प्रिक से कितना रिस्क है HIV ट्रांसमिशन का, दैट इज 0.3%। अंडरस्टूड। सो ये हमारा रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन है। सो देखो क्वेश्चन कैसे आ रखा है, मोस्ट एफिशिएंट रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन। सो मोस्ट एफिशिएंट रूट मतलब मोस्ट रिस्क, कि अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ तो सबसे ज़्यादा रिस्क किस में है कि हाँ उसको HIV होगा ही होगा, दैट इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। सबसे ज़्यादा रिस्क है, मोर देन 90% है। सो मोस्ट एफिशिएंट रूट ऑफ ट्रांसमिशन इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन। अंडरस्टूड। एंड अगर क्वेश्चन आए कि मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV एड्स, बात समझ में आया। यहाँ पे उन्होंने बोला मोस्ट एफिशिएंट रूट, एफिशिएंट मतलब सबसे ज़्यादा रिस्क, एफिशिएंट मतलब सबसे ज़्यादा रिस्क किस में है। सो मोस्ट एफिशिएंट रूट ऑफ ट्रांसमिशन इज ब्लड ट्रांसफ्यूजन, बट मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ HIV एड्स इज सेक्सुअल ट्रांसमिशन। एंड बेसिकली अगर आपसे बोले होमोसेक्सुअल एंड हेट्रोसेक्सुअल, तो हेट्रोसेक्सुअल रूट इज मोस्ट कॉमन रूट फॉर HIV ट्रांसमिशन, ठीक है। ये क्वेश्चन बहुत ही लाइक काइंड ऑफ जेम्स है, ये आपको अच्छे से पता होना चाहिए। देन वन मोर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की कंसंट्रेशन ऑफ HIV वायरस जो है वो सीमेन में ज़्यादा होता है कंपेयर टू वजाइनल सिक्रेशन में, ठीक है। इसलिए ट्रांसमिशन ऑफ फ्रॉम मेल टू फीमेल ज़्यादा होता है, क्योंकि मेल में जो सीमेन होता है उसमें जो वायरल लोड्स है वो ज़्यादा होता है कंपेरिजन टू फीमेल के वजाइनल सिक्रेशन में। इसलिए जो ट्रांसमिशन जो है वो मेल टू फीमेल ज़्यादा होता है, ठीक है। ये काइंड ऑफ नॉलेज है, मे बी MCQ में आपसे पूछ ले तो आपको पता होना चाहिए। देन यूरिन में वायरल लोड बहुत ही कम होता है, एंड सलाइवा में तो लाइक बहुत ऑलमोस्ट नेग्लिजिबल होता है सलाइवा में। देन दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि HIV अफेक्टेड इन इंडिया। इंडिया में मोस्ट कॉमन जो एज है कौन से एज में सबसे ज़्यादा HIV मिलते हैं। सो दैट इज 20 to 50 ईयर्स। 20 to 50 ईयर्स के लोगों में सबसे ज़्यादा लाइक इंडिया में HIV अफेक्टेड है इंडिया में। देन वन मोर इंपॉर्टेंट थिंग कि एनुअल जो सेक्सुअल इंटरकोर्स होता है दैट इज मोर डेंजरस होता है 3 to 4 टाइम्स, क्योंकि लाइक स्किन वगैरह रप्चर वगैरह होने के चांसेस होते हैं, इसलिए मोर डेंजरस होता है देन वजाइनल इंटरकोर्स। अंडरस्टूड।
एंड अगर किसी को सेक्सुअली ट्रांसमिटेड इन्फेक्शन ऑलरेडी है तो उनमें रिस्क ऑफ HIV जो है वो इंक्रीज हो जाता है बाई 10 टाइम्स। तो ये कुछ की वर्ड्स थे, गोल्डन पॉइंट्स थे, ये आपको पता होना चाहिए। मेनली आपको इसमें रूट्स ऑफ ट्रांसमिशन समझ में आ गया, ठीक है। देन कमिंग टू हमारा कि जो हाई रिस्क ग्रुप होते हैं ना कि HIV के हाई रिस्क ग्रुप कौन कौन से हैं। सो हाई रिस्क ग्रुप वही हो गए जो कमर्शियल सेक्सुअल वर्कर्स हो गए, जो IV ड्रग अब्यूजर्स हो गए, है ना, मैन हैविंग सेक्स विथ मैन या फीमेल हैविंग सेक्स विथ फीमेल, या मतलब सेक्सुअल वर्कर्स हो गए, IV ड्रग अब्यूजर्स हो गए, ट्रांसजेंडर ग्रुप्स लाइक हिजराज, यू नो, है ना, एंड सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीज वाले जो पेशेंट हो गए वो हो गए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसमें होता है, वो सारे रिस्क है, हाई रिस्क ग्रुप है फॉर HIV, ठीक है। देन दिस इज समथिंग वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि अगर किसी को HIV हो रखा है, किसी को HIV हो रखा है, सो मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन, मतलब ऐसा है कि अगर किसी को HIV हो रखा है तो उस पर बहुत ज़्यादा चांसेस है कि उसको TB भी होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस होता है कि उसको TB भी होगा। सो इंडिया में अगर पूछे आपसे कि इंडिया में मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिस्टिक इन्फेक्शन अमंग पीपल विथ HIV तो क्या है, डेट इज़ फर्स्ट ट्यूबरकुलोसिस है एंड सेकेंड जो है वो कैंडिडा है, ठीक है। ये पता आपको होना चाहिए, ये MCQ में आ रखा है कि मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन इन HIV पेशेंट इज TB, फर्स्ट TB, एंड अगर सेकंड पूछ ले आपसे तो सेकंड हमारा होता है कैंडिडा, ठीक है। बट अगर आपको वर्ल्ड में पूछ ले कि ऑल ओवर वर्ल्ड में कौन से है तो ऑल ओवर वर्ल्ड में हमारा है न्यूमोसिस्टिस जीरोसेबी, मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन है, ठीक है। देन ये तो हमने पढ़ लिया कि ये हमारा लाइक HIV के बारे में कि उसके क्या क्या पॉजिटिव एजेंट्स क्या है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, ठीक है। एंड आपने देखा कि कितना लाइक बर्डन है हमारे इंडिया में इसकी वजह से, 20 to 50 ईयर्स के लोगों में कितना इन्फेक्टेड है। एंड लाइक किसी को अगर एक बार HIV हो गया ना तो उनको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना पड़ता है। ऐसा नहीं कि आपने ट्रीटमेंट 1-2 महीने के लिए लिया आप सही हो गए, नो, अगर किसी को एक बार HIV हो गया तो उसको लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना पड़ेगा। सो ये बहुत ज़्यादा बर्डन है, इसलिए ग्लोबली WHO ने क्या इनिशिएटिव लिया है, ग्लोबली क्या क्या प्रोग्राम्स इसको एलिमिनेट करने के लिए, इसको रोकने के लिए हुआ है, एंड दैट इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम्स। सो ग्लोबल इनिशिएटिव टू कंट्रोल HIV एड्स, तो सबसे पहले UN-AIDS जो है, UN-AIDS ने जिसका हेडक्वार्टर पूछ सकते हैं आपसे कि UN-AIDS का जो हेडक्वार्टर कहाँ है, डेट इज इन जिनोवा, ठीक है। सो जिनोवा, एंड दिस इज द लोगो। देखो आप सबसे पहले ये रेड रिबन जो आपको दिख रहा है ना, रेड रिबन, तो जितने भी आप एड्स पढ़ोगे ना, एड्स के जितने भी प्रोग्राम्स है उसमें ये रेड रिबन तो होगा ही होगा। रेड रिबन इज द सिंबल ऑफ दिस एड्स, ठीक है। सो UN-AIDS ने जो क्या टारगेट दिया टू एलिमिनेट एड्स, टू एलिमिनेट HIV, डेट इज फर्स्ट उन्हें 2020 में उन्होंने 90 का टारगेट दिया था, 90 का 2020 में दिया था। उसके कुछ टाइम के बाद उन्होंने 90 का टारगेट दिया। उसके बाद उन्होंने 2024 तक उनका क्या टारगेट था कि 95 पर ये भाई 95 क्या होता है ना। सो दिस इज इम्पॉर्टेंट थिंग। सो 90 का मतलब क्या है कि मतलब जितने भी HIV पेशेंट है उनमें से एटलीस्ट 90% को हमें डायग्नोज करना है। जितने भी HIV पेशेंट है एटलीस्ट 90% को हमें डायग्नोज करने हैं। देन जो 90% जो डायग्नोज हो गए उनमें से एटलीस्ट 90% को हमें ART दिलवाना है। वो जो एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी है जो HIV को प्रिवेंट करने के लिए, HIV के जो वायरस को कम करने के लिए जो ट्रीटमेंट है एंटी रेट्रोवायरल थेरेपी, वो शुड रिसीव एटलीस्ट 90%। एंड ये 90 क्या है कि जो 90% जो लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनमें से 90% लोगों का जो वायरल लोड है, जो HIV का जो वायरस है, वायरल लोड कम होना चाहिए। आई बात समझ में? 90 का मतलब क्या हुआ कि जितने भी लोग HIV से इन्फेक्टेड हैं उनमें से 90% लोगों को डायग्नोज करना है। एंड उन जो डायग्नोज लोग हैं उनमें से 90% को ART प्रॉपर दिलवानी है। एंड जिनको ART मिल रही है उनमें से 90% जो है हमें वायरल लोड कम करना है। आई बात समझ में? देन हमारा जो 90 एक और 90 ऐड हो गया था। उसका मतलब क्या है? उसका मतलब है कि जो 90% जो लोग ट्रीटमेंट ले रहे हैं जिनमें वायरल लोड कम हो गया है, उनकी 90% जो है उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को हमें इम्प्रूव करनी है। ये 90 का मतलब था, ठीक है। बट फिर जो टारगेट आ गया ना, ये था कि 2020 तक हमें कंप्लीट करना था। देन न्यू टारगेट आया 2024 तक कि 2024 तक हमें क्या टारगेट था कि 95 का मतलब क्या है? सेम है
कि जितने भी लोग हैं उनमें से 95% लोग को डायग्नोज करने हैं, एंड उन 95% लोगों में से 95% को ART ट्रीटमेंट दिलवानी है, एंड उनमें से जो 95% जो ट्रीटमेंट ले रहे हैं उनमें वायरल लोड सप्रेशन होने चाहिए, एंड उनमें से 95% लोगों को क्वालिटी ऑफ लाइफ जीने का हक होना चाहिए। ठीक है, ये हमारा टारगेट था। आई बात समझ में? अगर आपसे पूछे कि UN एड्स जो जिनेवा मतलब हेडक्वार्टर जिसका जिनोवा में है, उसका 2020 तक क्या टारगेट था, दैट इज 90-90-90। अगर आपसे पूछ ले कि व्हाट डू यू मीन बाय 90-90-90-90, तो यू शुड नो कि 90 मतलब आउट ऑफ ऑल 90% लोगों को डायग्नोज करने हैं, जो 90% डायग्नोज हो गए उनको 90% लोगों को ट्रीटमेंट देनी है, ART देनी है, एंड उनमें से 90% लोगों का वायरल लोड सप्रेशन होना, 90% जो है वायरल लोड सप्रेशन होना चाहिए। एंड ये जो आपका इसका जो लोगो है वो आपको याद होना चाहिए। ठीक है, सो फर्स्ट ये प्रोग्राम आया, तो ये हमारा UN एड्स का लाइक टारगेट्स था। उसके बाद आपने सुना होगा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स। तो मैंने आपको पढ़ाया था कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल जो सस्टेनेबल पूरे देश के लिए वो एक गोल होता है कि पॉवर्टी को एंड करना है कब तक, उसमें सारे डिजीज़ हो गया, हेल्थ से रिलेटेड सारे प्रोग्राम्स होते हैं, है ना। सो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स में ये इन्होंने क्या गोल रखा था कि जो HIV एड्स का जो एपिडेमिक है दैट इज़ शुड एलिमिनेट एंड बाई 2030, मतलब 2030 तक HIV और एड्स का जो एपिडेमिक है वो ख़त्म करना है। ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का टारगेट है। ठीक है, सो अगर आपसे पूछ ले कि अकॉर्डिंग टू सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल क्या टारगेट है, कब तक HIV और जो एड्स है उसको एपिडेमिक कब तक ख़त्म करना है, सो डैट इज़ 2030। उसके बाद हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। अंडरस्टूड? एवरी ईयर वर्ल्ड एड्स डे कब मनाया जाता है? 1 दिसंबर को। एंड यहाँ से लाइक बहुत बार हर बार क्वेश्चंस आता है, MCQ आता है थीम से रिलेटेड। किससे रिलेटेड? थीम से रिलेटेड। तो आपसे लाइक रिसेंट ईयर का थीम पूछ सकते हैं, लाइक अगर आप 2025 में एग्जाम देने जा रहे हो तो 2025 का थीम 2025 का तो भी आया नहीं है, 2024 2024 का वो थीम पूछ सकते हैं, 2023 का थीम पूछ सकते हैं, या फिर आप मैच द फॉलोइंग से आंसर आ सकता है। तो आपको थीम अच्छे से पढ़ के जाना है वर्ल्ड एड्स डे का 2 से 3 साल तक का। ठीक है, उसके बाद एक और प्रोग्राम्स आया डेट इज ऑल इन का मेनली क्या था? ऑल इन जो था डेट इज ऑल्सो ग्लोबल इनिशिएटिव था टू एंड द एडोलेसेंस एड्स। आपको ये पता होना चाहिए कि ऑल इन जो था वो किसके थ्रू दिया गया था, इट इज़ अ ग्लोबल इनिशिएटिव। क्यों था? टू एंड द एडोलेसेंस एड्स। एडोलेसेंस में जो एड्स है उसको एंड करने का इनका मेनली मोटिव था। ठीक है, तो अभी तक हमने जो प्रोग्राम पढ़ा दैट इज UN एड्स का पढ़ लिया। ठीक है, UN एड्स का क्या क्या टारगेट था सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल में, बाई 2030 हमें एलिमिनेट करना है क्या, HIV और एड्स का एपिडेमिक। उसके बाद ऑल इन था दैट इज फॉर एडोलेसेंस एड्स। उसके बाद आता है हमारा नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम जो कि हमारा इंडिया का है। ओके, सो नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम जो है, पहले बात की जो ये नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम है वो किसने ये लॉन्च किया था? इट इज़ लॉन्च बाय गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। कब किया था? 1992 में। 1992 में नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम आया था। ठीक है, एंड इसका जो नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन था, मतलब जो एक हमारे ऑर्गेनाइजेशंस होते हैं ना सबके, तो जो एड्स का जो ऑर्गेनाइजेशन था दैट इज़ नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन। इन्होंने नेशनल एड्स कंट्रोल का प्रोग्राम बनाया। ठीक है, एंड इसका जो हेडक्वार्टर है ना, हेडक्वार्टर से क्वेश्चंस आता है दैट इज़ इन न्यू दिल्ली। न्यू दिल्ली में इसका हेडक्वार्टर है किसका? नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन का। ठीक है, इन्होंने नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम लॉन्च किया। अंडरस्टूड? तो इन्होंने लॉन्च किया तो इसमें क्या था, क्या टारगेट था, इन्होंने क्या क्या लाइक प्लानिंग किया था एड्स को एलिमिनेट करने के लिए। सो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान दिया। जब अब मैं टीवी पढ़ाऊंगी ना आपको, तो टीवी का जो प्रोग्राम से पढ़ाऊंगी उसमें, या फिर मलेरिया का प्रोग्राम, उनमें भी यही था कि हर सब वो लोग ना स्ट्रेटेजिक प्लान देते हैं टू एलिमिनेट जो भी डिजीज़ होती है। सो जो हमारा नेशनल एड्स कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन था, उन्होंने नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम बनाया। उन्होंने क्या दिया? नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान दिया टू एलिमिनेट द HIV एंड एड्स। एंड उसका क्या स्ट्रेटेजिक प्लान था कि 2017 से स्टार्ट हुआ था वो, एंड बाई 2024 तक उनको HIV और जो एड्स है वो एलिमिनेट करना है। तो अगर आपसे पूछे कब था, 2017 से 2024 के बीच का था। ठीक है, सो इसमें क्या था कि जो उन्होंने जो नेशनल स्ट्रेटेजिक प्लान दिया था 2017 से 2024 तक, उसमें उन्होंने गोल क्या रखा? गोल पूछेंगे तो गोल क्या रखा था कि 0 डेथ होना चाहिए एड्स की वजह से, 0 डिजीज़ होना चाहिए एंड 0 स्टिग्मा, क्योंकि लोगों में बहुत स्टिग्मा होता है ना। सो 0 डेथ, 0 डिजीज़ एंड 0 स्टिग्मा इज़ द गोल फॉर
किसके लिए? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम। ठीक है, इसका टारगेट क्या हुआ था? टारगेट इसमें 90, 95, 95, 95 जो आपने अभी मैंने यूएन एड्स पढ़ाया ना, यूनिट्स में 95, 95, 95, 95 था। तो उन्होंने जो टारगेट, जो हमारे एनएसीपी थे, नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम थे, उन्होंने टारगेट किसका लिया था? यूएन एड्स का ही टारगेट लिया था। क्या टारगेट लिया था? 95, 95, 95। मतलब कि जो टोटल केसेस है उनमें से 95% लोगों को डायग्नोज करना है, उनमें से टोटल 95% लोगों को, एटलीस्ट 95% लोगों को एआरटी मतलब ट्रीटमेंट दिलवाना है, उनमें से एटलीस्ट 90% जो है वायरल सप्रेसर होना चाहिए। ये उन्होंने टारगेट अडॉप्ट किया बाय यूएनएड्स। एंड वो कब तक करना था, फुलफिल कब तक करना था? डेट इज़ बाई 2025, 2025 तक उनको पूरा करना है, ये इनका टारगेट था। तो अब टारगेट किया, तो टारगेट के लिए वो कुछ ऑब्जेक्टिव्स सेट करेंगे कि हाँ कैसे कैसे करना है। सो ऑब्जेक्टिव्स क्या था? उन्होंने किया था कि रिड्यूस 80% ऑफ न्यू इन्फेक्शन बाई 2024। मतलब जो न्यू इन्फेक्शन के जो केसेज है, जो इंसिडेंस है, वो 80% कम कर दें। ठीक है, इंसिडेंस या न्यू केसेज जो है वो 80% कम कर दें बाई 2024। एंड बेस लाइन उन्होंने किसका रखा? क्योंकि एक बेस लाइन का ईयर रखेंगे तभी तो हमें पता चलेगा कि हाँ बेस लाइन कितना था, उसका 80%। तो बेस लाइन अगर आपसे पूछे तो बेस लाइन उन्होंने 2010 को रखा। ठीक है, सो ये जो 80% तो कम नहीं हुआ है, क्योंकि 2024 तो गुजर गया, अब 2025 आ गया है। सो 80% जो न्यू केसेस, जो न्यू इन्फेक्शन है वो कम नहीं हुए, बट हाँ 40 to 50% कम हो चुका है। पूरा टारगेट नहीं हुआ, बट यस एटलीस्ट कुछ तो हुआ है। देन दूसरा उन्होंने क्या ऑब्जेक्टिव्स रखा कि इंश्योर 95% ऑफ एस्टिमेटेड पीपल HIV नो देयर स्टेटस बाई 2024। मतलब कि प्रॉपर डायग्नोसिस होना चाहिए 95% लोगों का। ठीक है, उसके अलावा और क्या ऑब्जेक्टिव्स था कि 95% जो लोग हैं विथ HIV हैव ART इनिशिएशन एंड रिटेंशन फॉर सस्टेन्ड वायरल सप्रेशन बाय 2024। मतलब वही है 95% लोगों का डायग्नोज होना चाहिए एंड 95% उनमें से लोगों को ART रिसीव करना चाहिए एंड वायरल लोड जो है वो सप्रेशन होना चाहिए। ठीक है, तो ये भी लाइक ऑलमोस्ट 70-80% ये कंप्लीट हो चुका है। एंड एलिमिनेट द मदर टू चाइल्ड ट्रांसमिशन ऑफ HIV एंड सिफिलिस बाई 2020। ये 2020 तक इनका ऑब्जेक्टिव्स था। एलिमिनेट HIV एड्स रिलेटेड स्टिग्मा एंड डिस्क्रिमिनेशन बाई 2020। तो ये कुछ हद तक जो स्टिग्मा है, डिस्क्रिमिनेशन है, कुछ हद तक कम हुआ है, बट कंप्लीटली कम नहीं हुआ। अगर आपसे पूछ ले कि जो भी हमारा नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का जो भी ऑब्जेक्टिव्स था, टारगेट था, वो पूरा कंप्लीट हुआ? तो पूरा तो कंप्लीट नहीं हुआ है, बट यस कुछ हद तक कंप्लीट हुआ है। अब 2025 तक ये कंप्लीट हो जाएगा, फिर उसके बाद फिर से वो और इसमें कुछ अच्छा सा सेटअप करेंगे सो डैट उनका जो भी टारगेट है वो पूरा अच्छे से फुलफिल हो जाए, है ना। वो अभी इसके बाद अभी ये सेट नहीं हुआ, अभी होगा। उसके बाद और उन्होंने क्या रखा था कि फैसिलिटेट सस्टेनेबल NACP सर्विस डिलीवरी बाई 2024। तो ये कुछ ऑब्जेक्टिव्स था। तो आपको ये गोल पता होना चाहिए। गोल क्या था? जीरो डेथ, जीरो डिजीज एंड जीरो स्टिग्मा। और टारगेट क्या था? 95, 95, 95। क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स था? ये सारे ऑब्जेक्टिव्स थे। ठीक है, किसका था? नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का। ठीक है, इसका जो हेडक्वार्टर है वो कहाँ है? हमारा न्यू दिल्ली में है। सो एक और MCQ आ रखा है कि फर्स्ट केस ऑफ HIV जो एड्स है इंडिया में कब हुआ था, कब पता चला था कि हाँ ये HIV एड्स है? तो ये चेन्नई में पता चला था और 1986 में चेन्नई में फर्स्ट केस ऑफ HIV और एड्स का पता चला था। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा कि इसका जो मेन जो हमारा नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम का जो स्ट्रेटेजी था ना, दैट इज़ उनका पहला मोटिव था कि प्रिवेंट करना है। क्योंकि इसमें एड्स में हमारा मेन मोटिव क्या होगा? ट्रीटमेंट, डायग्नोसिस से पहले हमें लोग प्रिवेंट करना है ना। सो प्रिवेंट करना है एंड उनमें से अगर किसी को हो गया तो उनको टेस्ट करना है एंड ट्रीट करना है। ठीक है, ये ब्रॉड उनकी स्ट्रेटेजी थी, प्रिवेंट, टेस्ट एंड ट्रीट। ठीक है, सो ये था हमारा नेशनल एड्स कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में हमने पढ़ लिया, UN एड्स प्रोग्राम के बारे में पढ़ लिया। ऑल इन एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल का क्या लाइक मोटिव था, क्या गोल था एड्स एलिमिनेट करने का, कब तक का टारगेट था। ठीक है, कमिंग टू डायग्नोसिस पार्ट से भी MCQ आता है। सो डायग्नोसिस अगर आपसे पूछे कि मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर एड्स क्या है, डेट इज एलिजा टेस्ट। एलिजा इज ऑल्सो स्क्रीनिंग टेस्ट, है ना। सो एलिजा सबसे पहले करवाते हैं। उसके बाद अगर आपको बोले कि कन्फर्मेटरी टेस्ट क्या है, ये स्क्रीनिंग टेस्ट है, इससे हम कंफर्म नहीं करेंगे। अगर ये पॉजिटिव आएगा तो कंफर्म करने के लिए दूसरा टेस्ट करेंगे, डेट इज वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट। वेस्टर्न ब्लड टेस्ट जो है डेट इज़ हाईली स्पेसिफिक है एंड कन्फर्मेटरी टेस्ट है। सो ये ना MCQ बहुत ज़्यादा लाइक बस बट्स यहाँ पे है, ऐसे गोल्डन काइंड ऑफ पॉइंट्स है कि यहाँ से MCQ से डायरेक्ट पूछ सकते हैं कि स्क्रीनिंग टेस्ट फॉर HIV डेट इज़ एलिजा, मोस्ट सेंसिटिव टेस्ट फॉर एड्स डेट इज़ एलिजा।
कन्फर्मेटरी टेस्ट फॉर एड्स दैट इज वेस्टर्न ब्लॉट, कि अगर पूछ ले कि कन्फर्मेटरी कैसे करना है, दैट इज वेस्टर्न ब्लॉट टेक्निक से, एंड इट इज़ हाईली स्पेसिफिक होते हैं। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि P24 एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट कब करेंगे, है ना, या फिर पूछेंगे कोई विंडो पीरियड में है। विंडो पीरियड मतलब क्या होगा कि विंडो पीरियड में कि उसमें क्या होता है कि जैसे हमें कोई भी अगर डिजीज़ होती है, कोई भी इन्फेक्शन हमारी बॉडी के अंदर आता है, तो हमारी बॉडी ऐसे आराम से तो नहीं रहेगी, हमारा बॉडी भी उसके अगेंस्ट फाइट करेगा। कोई भी अगर बाहर से कोई भी हमारे अंदर ऑर्गेनिजम्स आएगा तो हमारा बॉडी उससे फाइट करेगा। फाइट करने के लिए वो क्या बनाएगी, एंटीबॉडीज़ बनाएगी। एंटीबॉडीज़ बनाएगी, अपना पूरा जोर लगाएगी उससे फाइट करने के लिए। बट एट द एंड क्या होगा, मान ले वो बीमारी ताकतवर था तो हमें बीमारी हो जाएगी। ठीक है, फिर वो बीमारी का पता करने के लिए कोई टेस्ट करेंगे, उस टेस्ट से हमें पता चलेगा कि हाँ ये बीमारी है। तो मतलब वो वायरस जो हमारे अंदर एंटर हुआ, एड्स का वायरस HIV हमारे अंदर एंटर हुआ, और जब वो चीज़ें जब वो कंफर्म होगा, कोई टेस्ट से वो कंफर्म होगा, वो पीरियड क्या बोलते हैं, उसे विंडो पीरियड बोलते हैं। सो अगर विंडो पीरियड में अगर कोई इंसान है तो हमें कौन से टेस्ट से डिटेक्ट करेंगे, P24 एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। देन एडल्ट में कंफर्मेटरी टेस्ट कौन सा है, दैट इज QPCR HIV-F, ये टेस्ट है फॉर एडल्ट कंफर्मेटरी। देन दिस इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, HIV DNA RT-PCR किस में करते हैं, न्यूनेट्स में करते हैं। जैसे कि किसी की मदर HIV पॉजिटिव है, उससे जो बेबी बॉर्न होगा उसमें कौन सा टेस्ट करेंगे, उसमें एलिजा, उसमें वेस्टर्न ब्लॉट नहीं करते हैं, उसमें करते हैं HIV DNA RT-PCR। ठीक है, लेस देन 1 ईयर्स में करेंगे। अगर आपसे पूछ लेना कि न्यूनेट्स में लेस देन 1 ईयर्स में कौन सा टेस्ट करते हैं, तो इट्स HIV DNA RT-PCR। तो अगर मान लो कोई बच्चा बॉर्न हुआ है या फिर लेस देन 1 ईयर्स का है, उनमें ये टेस्ट किया, तो अगर ये पॉजिटिव हो गया तो क्या करेंगे, ART स्टार्ट कर देंगे। बट अगर लेट्स सपोज अगर वो नेगेटिव आया है तो क्या सोचेंगे, हाँ वो नेगेटिव है, नहीं, हम रिपीट टेस्टिंग एवरी 6 मंथ, हर 6 महीने के बाद उसको रिपीट करेंगे टेस्ट को 2 साल तक। 2 साल तक रिपीट करेंगे। अगर 2 साल पे अगर जो टेस्ट हमने किया 2 साल पे अगर वो नेगेटिव आया, इसका मतलब बेबी जो है वो HIV नेगेटिव है। 2 साल पर कंफर्म करेंगे। अगर आपसे MCQ में से पूछ ले कि कोई बेबी है, वो मदर HIV पॉजिटिव मदर से बॉर्न हुई है, एंड उसका जो है 6 मंथ पे हमने उसका टेस्ट किया और हमने HIV DNA RT-PCR किया, एंड वो जो है वो नेगेटिव आया, तो क्या बेबी HIV नेगेटिव होगा या पॉजिटिव होगा? तो HIV इसमें कंफर्म नहीं बता सकते। HIV नेगेटिव भी हो सकता है, पॉजिटिव भी हो सकता है। बट 2 ईयर्स पे अगर वो नेगेटिव आया, इट मीन्स कि हाँ बेबी जो है वो नेगेटिव है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। तो बाई 2 ईयर हमें कंफर्म करनी है। उसके बाद ICTC सेंटर, ये ICTC सेंटर देख बहुत सारे हॉस्पिटल्स जो होते हैं, टर्सरी वगैरह हॉस्पिटल, ये हॉस्पिटल्स में एक ICTC सेंटर्स होता है। ICTC सेंटर्स बेसिकली क्या है, इट इज़ इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर। अगर आपने लेट्स सपोज अगर आप वर्किंग है तो आपने देखा होगा, या फिर अगर ड्यूरिंग स्टूडेंट पीरियड में आपने ये वाला सेंटर्स देखा होगा, इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स। मतलब कि जो HIV पॉजिटिव आते हैं तो आप समझ सकते हो कि HIV कितना बर्डन है, कितना डिस्क्रिमिनेशन है, कितना स्टिग्मा है, लाइफ लॉन्ग ट्रीटमेंट लेना पड़ता है, लोग उसे बहुत अजीब नज़र से देखते हैं। आई हैव सीन द केसेस, मैंने बहुत सारे ऐसे केसेस देखे कि लोग उसको बहुत गंदी नज़र से देखने लगते हैं। उनको लगता है कि कुछ गलत ही किया है तभी इसको HIV हुआ है ना। सो एक काउंसलिंग होना बहुत ज़रूरी है कि प्रॉपर उसको काउंसलिंग मिले, प्रॉपर टेस्टिंग हो। सो एक इंटीग्रेटेड काउंसलिंग एंड टेस्टिंग सेंटर्स होता है। ठीक है, उसमें 3 टेस्ट मेनली होता है, एलिजा, रैपिड एंड स्पॉट टेस्ट। सो इनमें से यहाँ से क्या है कि अगर किसी को ब्लड ट्रांसफ्यूजन हुआ है, ठीक है ना, सो अगर ब्लड ट्रांसफ्यूजन होगा सो ओनली 1 टेस्ट इज नीडेड, ओनली एलिजा टेस्ट इज नीडेड फॉर कंफर्मेशन। ठीक है, अगर कोई सिम्टोमेटिक है, किसी में सिम्टम्स आ रहे हैं, एड्स के सिम्टम्स आ रहे हैं, वीकनेस लग रहा है उसको, है ना, लिम्फ ग्लैंड्स में जो स्वेलिंग लग रही है, कमजोरी लग रही है ना, ऐसा लग रहा है कि हाँ उसके अंदर कुछ सिम्टम्स है, तो 2 टेस्ट की ज़रूरत है, 2 आउट ऑफ 3 टेस्ट। अगर कोई एसिम्टोमेटिक है, उसमें कोई भी सिम्टम्स नहीं दिख रहे, तो उनको 3 टेस्ट की ज़रूरत है। ठीक है, सो ये कुछ ऐसा है, वहाँ पे टेस्टिंग होती है, वहाँ पे प्रॉपर टेस्टिंग सेंटर में यही होता है, टेस्ट करते हैं वो, है ना। सो वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि लेट्स सपोज कोई HIV पॉजिटिव है, अब वो HIV पॉजिटिव है, उसने ART स्टार्ट कर दिया, उसने ट्रीटमेंट स्टार्ट कर दिया, पर कैसे पता चलेगा कि उसमें जो वायरल लोड है वो कम हो रहा है कि नहीं हो रहा है ना, मतलब वो ट्रीटमेंट जो है वो इफेक्टिव हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसके लिए फ़ायदेमंद हो रहा है कि नहीं हो रहा है, उसका भी कुछ पता होना चाहिए। एक तो सिम्टम्स से थोड़ा बहुत पता चल जाएगा, उसके अलावा ब्लड से कैसे पता चलेगा? सो उसके लिए हमें एक टेस्ट करवाने पड़ते हैं, दैट इज़ वायरल लोड एस्टिमेशन बाय RT-PCR टेक्निक। ठीक है ना, वायरल लोड देखते हैं कि वायरल लोड कम हुआ कि नहीं हुआ। सो अगर आपसे पूछे कि बेस्ट इन्वेस्टिगेशन फॉर असेसमेंट ऑफ रिस्पॉन्स टू ट्रीटमेंट कौन है, डेट इज़ RT-PCR।
बट अगर आपसे पूछ ले कि रिलायबल टेस्ट कौन है, CD4 काउंट। अगर CD4 काउंट इंप्रूव हो रहा है इट मीन्स कि उसका जो वायरल लोड है वो धीरे धीरे कम हो रहा है, ठीक है ना। सो रिलायबल टेस्ट CD4 काउंट है, बट अगर बेस्ट टेस्ट पूछे तो RT-PCR टेक्निक है, ठीक है ना, ये भी इंपॉर्टेंट थिंग है। उसके अलावा कमिंग टू द मैनेजमेंट, हमने डायग्नोसिस पढ़ लिया, देन मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट कैसे करना है HIV का। सो पहले क्या था ना कि पहले CD4 काउंट पहले देखते थे, उसके अकॉर्डिंग फिर देखते थे कि हाँ CD4 काउंट लेस देन 200 है, लेस देन 100 है, उसके अकॉर्डिंग वो ART स्टार्ट करते थे। बट अब क्या है, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ CD4 काउंट, CD4 काउंट कम आए ज़्यादा है जितना भी आए, अगर वो HIV पॉजिटिव है तो उसको लाइक ऑन द स्पॉट उसको ART स्टार्ट करवा देते हैं। ये न्यू गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग ये स्टार्ट हुआ है कि एनीवन हु इज HIV पॉजिटिव विल पुट ऑन ART इर्रिस्पेक्टिव ऑफ CD4 काउंट, ठीक है। सो रेजिमेन होता है, जैसे कि हम टीवी पढ़ते हैं ना, टीवी में लाइक होता है कि 2-3 ड्रग्स का कॉम्बिनेशन देते हैं, है ना। सो वैसे ही HIV में भी क्या करते हैं, ड्रग का रेजिमेन होता है, लाइक 2-3 ड्रग का फिक्स डोज कॉम्बिनेशन देते हैं। सो अगर आपसे पूछे कि एडल्ट एंड एडोलेसेंट्स में क्या ड्रग रेजिमेंट्स है, चिल्ड्रन का अलग होता है, न्यूनेट्स का अलग होता है ना, मदर जो प्रेग्नेंट होती है उनका अलग होता है, सबका अलग अलग होता है। सो एडल्ट एंड एडोलेसेंट्स का क्या है, टिनोफोविर, लेमिवोडिन, डोल्टेग्रेविर, है ना, प्रेफर है, ठीक है। उसके अलावा उसके अगर मान लो किसी को इससे बहुत ज़्यादा साइड इफेक्ट्स हो रहे हैं तो उसके अलावा अल्टरनेटिव क्या है, टिनोफोविर, लेमिवोडिन एंड इफाविरोज। तो आपको ये नाम थोड़े याद करने पड़ेंगे। एंड ये ना फिक्स डोज कॉम्बिनेशन होता है, लाइक ये तीनों टैबलेट्स का ना एक ही टैबलेट होता है, उनमें सारे डोज पाए जाते हैं, जैसे टीबी का होता है ना वैसे ही होता है ये। अगर चिल्ड्रन का पूछ ले तो चिल्ड्रन का प्रेफर क्या है, अबाकाविर, लेमिवोडिन, डोल्टोग्रेविर, है ना। ऑल्टरनेटिव क्या है इसका, अबाकाविर, लेमिवोडिन एंड लेपिनाविर या फिर एटोनाविर। न्यूनेट्स जो बच्चे होते हैं लेस देन 1 ईयर्स, उनमें क्या है, उनका जिडोवोडिन है, लेमिवोडिन है एंड रोल्टिग्राविर है, ठीक है। रोल्टिग्राविर लाइक लिपोनाविर एंड एटोनाविर का कॉम्बिनेशन होता है। सो ये आपको ड्रग्स थोड़ा सा याद करना पड़ेगा कि लाइक एडल्ट्स एंड एडोलेसेंट्स का क्या है, चिल्ड्रन का क्या है एंड न्यूनेट्स का क्या है, ठीक है ना। देन प्रिवेंशन ऑफ पेरेंट टू चाइल्ड ट्रांसमिशन, क्योंकि अगर लेट सपोज कोई मदर HIV पॉजिटिव है तो उससे जो बेबी बॉर्न होगा वो भी HIV पॉजिटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, तो उसको कैसे प्रिवेंट करना है। सो 3 केसेस है। फर्स्ट केसेस में क्या है, फॉर अ चाइल्ड बॉर्न टू एनी HIV पॉजिटिव मदर, उसमें बच्चों को कोई भी बच्चा बॉर्न होता है किसी भी HIV पॉजिटिव मदर को, तो उस बच्चे को हम क्या देते हैं, यहाँ से क्वेश्चन आता है, उस बच्चे को क्या देते हैं, सिरप देते हैं नेविरिपिन का। नेविरिपिन का 10 mg सिंगल डोज फॉर 6 वीक्स, मतलब OD देते हैं, नेविरिपिन का सिरप आता है, OD देते हैं फॉर 6 वीक्स, है ना। एंड ये कब स्टार्ट करना है, विदिन 72 आवर्स में स्टार्ट कर देते हैं अगर कोई भी बच्चा HIV पॉजिटिव मदर से बॉर्न हुआ है। सेकेंड केस क्या है, इफ द मदर सेज शी हैज़ बीन टेकिंग नेविरपिन इन प्रेगनेंसी, क्योंकि हम नेविरपिन दे रहे हैं ना, अगर मदर बोलेगी कि मैंने अपनी पूरी प्रेगनेंसी में नेविरपिन ही लिया है तो उस बच्चे को क्या देंगे, नेविरपिन की जगह जिडोवोडिन देंगे 6 वीक्स के लिए, अंडरस्टूड। उसके अलावा अगर मदर ऑन ART है, अगर मोर देन 4 वीक के लिए वो ART पे है, एक हफ्ते 1 महीने से ज़्यादा उन्होंने ART लिया है, तो बच्चा जो बॉर्न होगा उसमें हम नेविरपिन देंगे फॉर 6 वीक, ठीक है। अगर मदर ने नेविरपिन लिया तो हम क्या देंगे, जिडोवोडिन देंगे फॉर 6 वीक के लिए, ठीक है। बट दूसरा केस क्या है कि मदर जो ART है वो लेस देन 1 महीने से कम उन्होंने लिया है, तो हम 2 चीज़ देखेंगे कि जो मदर है वो हाई रिस्क, जो बच्चा बॉर्न हुआ है वो हाई रिस्क एक्सपोजर है या लो रिस्क एक्सपोजर है। सो अगर हाई रिस्क एक्सपोजर होगा तो हम नेविरपिन भी देंगे एंड जिडोवोडिन भी देंगे 12 वीक के लिए। बट अगर लो रिस्क एक्सपोजर है तो सिर्फ नेविरपिन देंगे फॉर 12 वीक के लिए। तो ऑल लाइक ऑन सबको समराइज करके आपको एक चीज़ याद रखना है कि अगर कोई भी बेबी है वो HIV पॉजिटिव मदर से बॉर्न होती है तो उसको हम नेविरपिन देते हैं फॉर 6 वीक के लिए। अगर मदर ने नेविरपिन ले रखा है तो क्या देंगे बच्चे को, जिडोवोडिन देंगे। एटलीस्ट इतना आपको याद रखना है कि जिडोवोडिन देंगे फॉर 6 वीक के लिए, नेविरपिन या फिर जिडोवोडिन फॉर 6 वीक के लिए, ठीक है। ये फर्स्ट केस हो गया। देन एक और क्वेश्चन आता है कि क्या अगर HIV पॉजिटिव मदर है क्या ब्रेस्ट फीड कॉन्ट्राइंडिकेशन है या करवा सकती है। सो ब्रेस्ट फीड इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड। अगर कोई मदर पॉजिटिव है, HIV पॉजिटिव है तो ब्रेस्ट फीड करवा सकती है। बट वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि 6 मंथ तक एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग कराएगी। इट मीन्स कि वो बाहर से जो मिल्क हो गया, बीच में कुछ पानी वगैरह जो लोग दे देते हैं ना, पाउडर मिल्क वगैरह दे देते हैं, फॉर्मूला मिल्क दे देते हैं, वो बिल्कुल नहीं देना, सिर्फ और सिर्फ मम्मी का ही मिल्क लेगी फॉर 6 मंथ तक, है ना। ये गाइडलाइंस है कि फॉर 6 मंथ तक लाइक पूरा एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग होना चाहिए। तो वो लाइक ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड। सिंपल वर्ड में बोले तो ब्रेस्ट फीडिंग इज नॉट कॉन्ट्राइंडिकेटेड इन केस ऑफ HIV पॉजिटिव मदर, ठीक है। देन वन मोर इम्पॉर्टेंट थिंग कि लेट्स सपोज आप वर्किंग कर रहे हैं, यू आर अ हेल्थ केयर वर्कर्स,
आप काम कर रहे हैं, काम करते करते आपको निडल स्टिक इंजरी हो जाती है, एंड जो निडल स्टिक इंजरी होती है तो आपको क्या लेना है उस टाइम, है ना, क्या क्या प्रोफाइलेक्सिस है। सो पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस फॉर निडल स्टिक इंजरी, दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट। क्या है, टीनोफोवीर है, लेमिबोडिन है एंड डोल्टोग्रेविर है, एंड ये फिक्स डोज कॉम्बिनेशन में आता है, मतलब एक टैबलेट होता है, इसमें सारे ड्रग्स अवेलेबल होते हैं। सो टीनोफोवीर 300 का होता है, लेमिबोडिन भी 300 का होता है, एंड डोल्टोग्रेविर जो है वो 50 mg का होता है। कितने दिनों तक लेना होता है, 28 डेज तक लेना होता है 1 टैबलेट, मतलब एक दिन में एक बार लेना होता है 28 डेज के लिए, ठीक है। एंड ये कब स्टार्ट करना है, सो जितनी एज सून एज पॉसिबल, लाइक विदिन 2 आवर्स में स्टार्ट करना होता है। एंड अगर 2 आवर्स में स्टार्ट नहीं कर पाए तो विदिन 72 आवर्स में भी स्टार्ट कर सकते हैं। सो अगर आपसे पूछ ले कि आइडियली, अगर आपका MCQ आए कि आइडियली पोस्ट एक्सपोजर प्रोफाइलेक्सिस फॉर निडल स्टिक इंजरी कितने देर में स्टार्ट करना है, 2 आवर्स, 4 आवर्स, 72 आवर्स, 48 आवर्स। सो आइडियली क्या होगा, 2 आवर्स में होगा। बट अगर 2 आवर्स का वहाँ पे नहीं दे रखा होगा तो 72 आवर्स तक आप कर सकते हो, है ना, विदिन 72 आवर्स तक कर सकते हो। बट आइडियली कि विदिन 2 आवर्स में आप कर दो स्टार्ट। सो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब जो मैं एड्स पढ़ा रही हूँ ना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कहीं से भी MCQ आ सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको बताया कि किसी को अगर HIV हो रखा है तो बहुत ज़्यादा ही चांसेस होता है कि उसको TB भी होगा, बहुत ज़्यादा चांसेस होता है। तो हम पहले ही उसको प्रोफाइलेक्सिस दे देते हैं सो डैट TB ना हो। सो अगर पूछ ले कि प्रोफाइलेक्सिस फॉर TB क्या है, इट इज़ आइसोनियाजिड प्लस पायरिडॉक्सिन देते हैं फॉर 6 मंथ के लिए, ठीक है ना। इसको बोलते हैं आइसोनियाजिड प्रिवेंटिव थेरेपी। क्या देते हैं, आइसोनियाजिड प्लस पायरिडॉक्सिन देते हैं फॉर 6 मंथ के लिए, ठीक है। बट अगर लेट सपोज किसी को HIV एंड TB हो गया, तब हमने पता करा कि हाँ HIV था और TB भी हो गया उसको, तो पहले आप HIV ट्रीट करोगे कि पहले आप TB ट्रीट करोगे, तो पहले आपको TB ट्रीट करना है। पहले आपको TB का मेडिसिन देना है उसको, TB का ATT जो एंटी ट्यूबरकुलोसिस ट्रीटमेंट जो है वो फर्स्ट स्टार्ट करना है फॉर 1 महीने तक। 1 महीने के बाद उसको फिर आपको ART भी स्टार्ट करना है, ठीक है। सो अगर ये पूछे तो पहले आपको क्या स्टार्ट करना है, TB की मेडिसिन स्टार्ट करनी है 2 से 4 वीक तक, मतलब 1 महीने तक, उसके बाद ART स्टार्ट करना है, ठीक है। एंड इन दैट केस जो हम रिफेम्पिसिन देते हैं ना TB में, तो रिफेम्पिसिन की जगह क्या देना है, रिफाब्यूटिन देना है, ये भी आपको पता होना चाहिए। रिफेम्पिसिन की जगह क्या देना है, रिफाब्यूटिन देनी है, ओके। देन मैंने आपको एक और चीज़ क्या बताया था कि मोस्ट कॉमन अपॉर्चुनिटिक इन्फेक्शन ऑल ओवर वर्ल्ड क्या था, इट इज़ न्यूमोसिस्टिस जीरोसोवी, है ना, न्यूमोसिस्टिस जीरोसोवी। तो इसके लिए क्या प्रोफाइलेक्सिस देते हैं, इसके लिए देते हैं हम, इसके लिए कीमोकोट्रीमोक्साजोल प्रिवेंटिव थेरेपी देते हैं। जैसे कि TB को प्रिवेंट करने के लिए हमने आइसोनियाजिड प्रिवेंटिव थेरेपी दिया, वैसे ही न्यूमोसिस्टिस जीरोसोवी को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या देते हैं, कोट्रीमोक्साजोल प्रिवेंट थेरेपी देते हैं, ठीक है ना। CD4 काउंट पहले रूल आउट करते हैं, अगर वो लेस देन 350 होते हैं तो हम कोट्रीमोक्साजोल स्टार्ट कर देते हैं, ठीक है। सो ये हो गया। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एड्स के बारे में, HIV के बारे में मैंने सारा इंपॉर्टेंट चीज़ आपको बता दिया जो एग्जाम में आ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड ऑल द वेरी वेरी बेस्ट फॉर योर एग्जाम।